Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी रेफरेंस बुक होती है, एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर कराई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको ना तो कोई सब्सक्रिप्शन यहां पर लेना है, ना तो कोई पैकेज यहां पर परचेज करना है, क्योंकि सब कुछ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और इस सेशन से पहले, ठीक है, आपने ये देखा होगा यहां पर लिखा हुआ है हम होंगे कामयाब। ठीक है, तो ये चीज क्या करनी है कि आपको रोज यहां पर याद रखनी है, क्योंकि जिन चीज को हम यहां पर रेगुलर बेसिस पे यहां पर अपनी लाइफ का पार्ट यहां पर बना लेते हैं ना, वो चीजें जो है वो अचीव करना बहुत आसान यहां पर हो जाती है। और आपको कामयाब बनाने के लिए क्लास 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक टीम है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकें। तो आज इसी सीरीज में जो हमारा अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम यहाँ पर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वन शॉट रिवीजन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पर हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी चैप्टर के जो टेस्ट पेपर हैं वो यहाँ पर सॉल्व करवाए जा चुके हैं। ठीक है, मतलब आपको पेपर भी मिल गया है और उसका सॉल्यूशन वीडियो जो है वो भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अब आज से जो है एक नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज जो है वो कल हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस यहाँ पर जो अलग अलग एग्जामिनेशन में यहाँ पर पूछे गए हैं पहले और जो आगे पूछे जा सकते हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, इसमें हम किसी तरीके से कोई जो है वो डिफरेंस नहीं करते हैं कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है वो भी यहाँ पर रिवाइज हो जाए और आप अलग अलग नंबर के अगर क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो उनको कैसे आप लिखोगे वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो उसी सीरीज में यहाँ पर हम नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको ना नाजिज्म जो टर्म है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाजिज्म जो टर्म होता है वो यहाँ पर क्या है, तो आप सभी को पता है कि नाजिज्म जो है वो एक तरीके की यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप है ना, मतलब एक आइडियोलॉजी है जो यहाँ पर हिटलर और उनकी जो पार्टी के सपोर्टर्स थे वो यहाँ पर फॉलो करते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि नाजिज्म इज द जर्मन वर्जन ऑफ फासिज्म। ठीक है, फासिज्म बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके की डिक्टेटरशिप ही यहाँ पर होती है, जिसका जर्मन वर्जन जो है वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको हम नाजिज्म यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हिटलर की अगुवाई में जो जर्मनी था वहाँ पर आपको डिक्टेटरशिप यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो फासिज्म बेसिकली वही टर्मिनोलॉजी होती है जिसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। इट वॉज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सिस्टम था। यहाँ पर क्या है कि आप जो भी आइडियाज हैं उनका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि भाई दुनिया किस तरीके से यहाँ पर होनी चाहिए और दुनिया में जो पॉलिटिक्स यहाँ पर होती है वो किस तरीके से चलनी चाहिए, है ना। इन दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है वो यहाँ पर फोकस करती थी। इट वॉज द नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन द यूरोप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स यहाँ पर थे। जैसे जर्मनी में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर नाजी पार्टी थी तो नाजिज्म आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो दूसरे एरिया यहाँ पर थे वहाँ पर इनको अलग नाम से जाना जाता था। इट वॉज डिवाइस बाई द हिटलर इन जर्मनी। ठीक है, तो नाजिज्म जो आइडियोलॉजी थी इसको डिवाइस करने वाले कौन थे, इनका नाम था हिटलर। ठीक है, तो उनकी जो पार्टी थी वो नाजी पार्टी थी और उसमें जो भी मेंबर्स थे वो नाजिज्म को यहाँ पर सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं आप नाजिज्म का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द जिनोसाइडल वॉर वेज बाय द जर्मनी। ठीक है, जिनोसाइड बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जिसमें कई सारे लोगों को एक साथ यहाँ पर मारा जाता है ना। वो किसी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, किसी धर्म के लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारे लोगों को एक साथ हम मारते हैं ना, तो उसको हम जिनोसाइड यहाँ पर कहते हैं। तो जर्मनी के द्वारा जो है जिनोसाइडल वॉर यहाँ पर किया जा रहा था, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी आंसर यहाँ पर लिखेंगे, है ना, उससे ये समझ में आएगा कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से समझा है ना। इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर हमको लिखना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर क्या हो रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1939 से लेकर 1945 तक का जो टाइम पीरियड था
वो आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जर्मनी ने क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ही साथ यहाँ पर जो जीनोसाइडल यहाँ पर वॉर था वो भी यहाँ पर करते हुए वो देखने को मिले थे, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्टेड ग्रुप्स थे, मतलब सबके ऊपर फोकस नहीं करते थे, वो यहाँ पर क्या करते थे कि जिनको ये लगते थे कि भाई ये लोग अनडिजायरेबल लोग हैं, है ना, इनको हमारी सोसाइटी में हमारे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन लोगों को क्या करते थे, ये यहाँ पर एलिमिनेट करते थे, इनका मर्डर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता था ना। नंबर्स ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज। ठीक है, करीब 60 लाख जो ज्यूज हैं उनको मारा गया। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2 लाख यहाँ पर जिप्सीज भी जो है वो आप एक तरीके की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके की नस्ल यहाँ पर थी। ठीक है, एक तरीके की रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलती थी। फिर पॉलिश जो सिविलियंस आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम पोल्स कहते थे, जो पोलैंड के लोग थे, और यहाँ पर करीब 70,000 जर्मन्स हु वर कंसीडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड इननंबरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कई सारे लोगों को मारा गया, जिसमें ज्यूस हो गए, जिप्सीज हो गए, ठीक है, पॉलिश जो सिविलियंस हैं वो हो गए, फिर जर्मन्स आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जर्मन्स को क्यों मार रहे थे? क्योंकि उसमें से भी कई सारे लोग ऐसे थे जो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं थे। नॉर्डिक आर्यन तो थे लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं थे। तो जो फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, हिटलर को ये लगता था कि ये सब लोग अनडिजायरेबल है, इनको एलिमिनेट करना जरूरी है। और कई सारे ऐसे भी लोग थे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, जो हिटलर के अगेंस्ट में यहाँ पर काम करते थे, उन सब लोगों को भी यहाँ पर एलिमिनेट किया गया। Nazis devise an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in the various killing centers like जो यहाँ पर ऑस्चविट्स आपको देखने को मिलेगा, एक जगह था। ठीक है, जैसे पोलैंड वगैरह में, जर्मनी वगैरह में इन्होंने अलग अलग तरीके के जो गैस चैम्बर्स हैं वो यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, जिसमें लोगों को इकट्ठा किया जाता था, फिर पॉइजनस जो गैस है वो यहाँ पर छोड़ दी जाती थी, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर डेथ हो जाता था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो जीनोसाइडल वॉर यहाँ पर किया गया था जर्मनी के द्वारा, ठीक है, नाजी पार्टी के द्वारा, हिटलर के द्वारा, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वर द नाजीज पनिश्ड इन द नुरेम्बर्ग ट्रायल। ठीक है, तो नुरेम्बर्ग जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रायल यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो जिसमें ये बोला गया था कि भाई अब नाजी जो पार्टी थी उसने यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके के आप ये कह सकते हैं कि वॉयलेशंस यहाँ पर किए थे, लोगों को मारा था, जीनोसाइडल वॉर के पीछे जो है उनका नाम यहाँ पर आ रहा था। तो उसी में उनका कन्विक्शन करने के लिए जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर थे उनको सजा यहाँ पर सुनाई जाए, तो नुरेम्बर्ग ट्रायल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि व्हाई वर द नाजीज पनिश्ड इन द नुरेम्बर्ग ट्रायल, तो क्यों यहाँ पर उनको पनिशमेंट मिली। एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नुरेम्बर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो याद रखिएगा एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो नुरेम्बर्ग में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, और इसमें ये बोला गया कि भाई जो भी यहाँ पर नाजी वॉर क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किए हैं कि पीस के अगेंस्ट यहाँ पर क्राइम किए हैं, वॉर क्राइम्स यहाँ पर किए हैं, ह्यूमैनिटी जो मानवता के अगेंस्ट यहाँ पर क्राइम किए हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर प्रोसिक्यूट यहाँ पर किया जाएगा, मतलब उनको सजा यहाँ पर जो है वो सुनाई जाएगी। Under the shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilians of Europe, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन किया। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल था नुरेम्बर्ग में, उसको इस्टेब्लिश किया गया था कि जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल थे उनको यहाँ पर सजा सुनाई जाए। Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in the various killing centers like Auschwitz, जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर पॉइंट बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स थे उनको सजा सुनाने के लिए जो है ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री जो ट्रिब्यूनल था वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें से केवल 11 लोग ऐसे थे जिनको यहाँ पर डेथ की सजा सुनाई गई थी, है ना, मतलब 11 लोग ऐसे थे टोटल जिसमें इनको डेथ की सजा सुनाई थी, और बहुत सारे लोगों को जो है वो उम्र कैद भी यहाँ पर दी गई थी। द रिट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज फॉर फार शॉर्ट ऑफ द ब्रुटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि केवल 11 लोगों को जो है वो मौत की सजा यहाँ पर सुनाई गई थी, और बहुत सारे लोगों को जो है वो यहाँ पर जेल की सजा यहाँ पर दी गई, मतलब उम्र कैद यहाँ पर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके का क्राइम उन्होंने यहाँ पर किया था, जिस तरीके की ब्रुटैलिटी यहाँ पर उन्होंने करी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उनको जो यहाँ पर पूरा का पूरा सजा यहाँ पर सुनाया गया था वो यहाँ पर क्या था कि बहुत कम लेवल का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, और इसलिए नहीं सुनाया गया था क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जर्मनी के साथ जो है वो बहुत बुरी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हो गई थी। तो जो अलाइड पावर्स थी वो ये नहीं चाहती थी कि भाई जर्मनी के साथ जो पहले जिस तरीके से हमने यहाँ पर बिहेव किया था वो दोबारा करें, क्योंकि
पहली बार किया था, उसी वजह से तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जैसे लोग यहाँ पर आपको जन्म लेते हुए दिखाई दिए। तो अलाइड पावर्स ये चाहती थी कि इस तरीके की कोई चीज यहाँ पर ना हो, इसलिए ज्यादा यहाँ पर सजा वगैरह नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द वेमर रिपब्लिक, हाउ वाज इट फॉर्म्ड। ठीक है, वेमर रिपब्लिक जो है वो यहाँ पर क्या था और उसके बाद इसका फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से हुआ, ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट टू रिकास्ट जर्मनी पॉलिटी। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, आप देखोगे तो जो यहां पर इंपीरियल जर्मनी था, ठीक है, वो यहां पर हार गया था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की यहां पर हार हो गई थी और उसके बाद जो भी यहां पर राजा थे वो यहाँ पर उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री यहाँ पर पार्टीज हैं उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस बात की मिली कि भाई जर्मनी की पॉलिटी जो है वो अब कैसे यहाँ पर आगे बढ़ेगी, उसको किस तरीके से हम रिकास्ट यहाँ पर कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। अ नेशनल असेंबली मेट एंड वेमर एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि एक नेशनल असेंबली जो है वेमर नाम की जगह पर यहाँ पर मिली और उन्होंने क्या किया कि एक डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड वगैरह यहाँ पर होंगे, उस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ऑटोनॉमी भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर देना। डेपुटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रीस्टैक ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते थे कि इसमें जो भी यहाँ पर ये फॉर्मेशन वगैरह होते थे, जो भी डेपुटीज वगैरह यहाँ पर हैं, ठीक है, अब जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो यहाँ पर फॉर्म कर दी गई है, लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग क्या कहलाते थे, वो डेपुटीज यहाँ पर कहलाते थे। तो उनका जो भी यहाँ पर इलेक्शन वगैरह होता था वो क्या होता था कि भाई बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट, मतलब सभी लोगों को वोटिंग राइट्स यहाँ पर दे दिए गए थे, उनके बेसिस पे जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ पर किया गया। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि मोनार्की जब यहाँ पर समाप्त हुई तो मोनार्की के समाप्त होने के बाद, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टीज ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक जर्मन पार्लियामेंट यहाँ पर बनाते हैं और वहाँ के जो डेपुटीज थे वो यहाँ पर क्या है कि इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स के बेसिस पे जो है वो यहाँ पर उनका इलेक्शन यहाँ पर हुआ था, वो लोग यहाँ पर गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर वेमर रिपब्लिक की देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमर रिपब्लिक। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में 5 नंबर में कहीं पर भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वेमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी, है ना, उनको हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी तरीके से समझते हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट नहीं बने हैं, है ना, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग ने एक बार वन शॉट रिवीजन जो है वो यहाँ पर देख लीजिए। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको देख लोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर आगे बढ़ रही थी, फिर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये केवल एक क्वेश्चंस नहीं है, है ना, मतलब एक क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसका जो भी मैं आपको आंसर यहाँ पर बताता हूँ, इसके बाद अगर आप देखोगे ना तो कई सारे क्वेश्चंस इन आंसर के थ्रू भी यहाँ पर निकलकर सामने आएंगे, तो वो चीजें भी आपकी कवर होंगी जो आपने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस में वो क्वेश्चंस यहाँ पर देखे होंगे। ठीक है, सो वेमर रिपब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ी, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात यह है कि वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, मतलब वेमर रिपब्लिक का लोगों ने जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। अब क्वेश्चन ये भी आता है एक पेपर में कि वेमर रिपब्लिक जो है उनके जो खुद के नागरिक थे उनके द्वारा उसका वेलकम सही तरीके से नहीं किया गया, उसको सपोर्ट नहीं किया गया, इसके रीजन क्या है। तो आप ये पहला वाला जो पैराग्राफ है ना, पहला पॉइंट, इसके बेसिस पे आप यहाँ पर आंसर जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब इसमें क्या हुआ कि जर्मनी जो है वो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर हार गया था, तो वेमर रिपब्लिक के सामने यहाँ पर कई सारे जो है वो अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स यहाँ पर थे, तो और कोई तो था नहीं उसको साइन करने वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वेमर रिपब्लिक ने उन सब चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट किया, तो लोगों को ये लगने लग गया कि हमारे साथ जो भी बुरा यहाँ पर हो रहा है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो यहाँ पर वेमर रिपब्लिक है ना, तो इस तरीके से वो गलती मानने लग गए। Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at the Versailles। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स यहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से जर्मनी आप ये कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर आगे के उसके कई साल यहाँ पर बीते, तो लोगों को ये लग रहा था कि वेमर रिपब्लिक की वजह से हम यहाँ पर वॉर भी हारे हैं और साथ ही साथ जो वर्सेल्स में हमारी बेइज्जती यहाँ पर हुई है वो भी यहाँ पर वेमर रिपब्लिक की वजह से हुई है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि वो लोग इसका सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली
द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पुराना जो एम्पायर था, ठीक है, मोनार्की आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी, उनकी वजह से, है ना, वेमर रिपब्लिक को आप ये कह सकते हैं कि गलती ओल्ड एम्पायर की थी, लेकिन उसकी गलतियों की जो सजा थी वो किसको मिल रही थी, वो वेमर रिपब्लिक को मिल रही थी, जो अभी अभी यहाँ पर बनी थी। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाई बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या था, वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत यहाँ पर बहुत सारा पैसा जो है वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड करना था, है ना। तो पैसा प्रोवाइड करने में जो है वो सिचुएशन जर्मनी की बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे, है ना, क्योंकि वॉर वगैरह से किसी का फायदा नहीं होता है। दूसरी बात, नेशनल ह्यूमिलेशन भी यहाँ पर हो रहा था, है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेस में जो जर्मनी के साथ यहाँ पर हुआ, तो उसके पीछे वेमर रिपब्लिक को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो है वो यहाँ पर माना जा रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि नेशनल ह्यूमिलेशन भी यहाँ पर हो रहा था और फाइनेंशियली जो जर्मनी की सिचुएशन थी वो भी यहाँ पर बहुत खराब हो गई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी ये वेमर रिपब्लिक को यहाँ पर फेस करनी पड़ी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि द बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टसिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया, ठीक है। तो जैसे रशिया में रिवॉल्यूशन यहाँ पर हुआ, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद आप देखेंगे तो रशिया में रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिला। तो रशिया में जब यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ तो जर्मनी में भी उसी विचारधारा के लोग जो यहाँ पर थे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन यहाँ पर रशिया में हुआ था, उसी पैटर्न पर जो स्पार्टसिस्ट लीग वाले लोग थे वो भी यहाँ पर काम कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया में जो यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया था, जो सोशलिज्म के बारे में बात हो रही थी, उसी तरीके की विचारधारा जो है वो जर्मनी में ये लोग इंप्लीमेंट करना चाहते थे, जिनका नाम था स्पार्टसिस्ट लीग। तो मतलब जब वेमर रिपब्लिक यहाँ पर आया था, उनकी जो अप्रोच थी वो एक अलग तरीके की अप्रोच थी, स्पार्टसिस्ट जो लीग था उसकी एक अप्रोच अलग तरीके की थी। तो दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है कि डिफरेंस आपको क्रिएट होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। द वेमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स, ठीक है। तो फ्री कॉर्प्स कौन से थे, जैसे जो वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह में जो लोग यहाँ पर बच गए थे, ठीक है, जिनकी जान नहीं गई थी, उनकी मदद से यहाँ पर क्या किया कि जो स्पार्टसिस्ट लीग यहाँ पर था उसको यहाँ पर वेमर रिपब्लिक ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो ये वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम फ्री कॉर्प्स यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एक नंबर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं ये मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद अगली बात अगर हम देखेंगे तो वेमर जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स यहाँ पर भी थे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन भी अलग से आ सकता है कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर है उसमें कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो इनहेरेंट डिफेक्ट्स जो थे वो यहाँ पर कौन से थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से इनहेरेंट डिफेक्ट्स की वजह से ये अनस्टेबल यहाँ पर हो गया था और वल्नरेबल हो गया था डिक्टेटरशिप के लिए, मतलब कि कभी भी यहाँ पर डिक्टेटरशिप जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करी जा सकती थी। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू अ रूल बाय अ कोलिशंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था, तो जिसकी वजह से कोई भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर काम कर रही थी, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि वो अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पा रही थी। इसका रीजन यहाँ पर क्या है, क्योंकि उनको मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी। तो मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है तो उनको कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ पर बनानी पड़ेगी, और अगर कोलिशन गवर्नमेंट में जो भी कोलिशन में यहाँ पर आपको पार्टीज देखने को मिलती हैं, तो वो अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो इससे क्या होगा कि फिर जो आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर गिरती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो यही चीज जो है ये वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो रहा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वेमर रिपब्लिक जो यहाँ पर था उसका आर्टिकल 48 यहाँ पर किससे है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन का। सो अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को यहाँ पर पावर मिल रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर सकते थे कि इमरजेंसी को जो है वो यहाँ पर इम्पोज कर सकते थे, जो भी सिविल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता था, और उनके डिक्री के द्वारा, डिक्री बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का ऑर्डर यहाँ पर होता है, उनके ऑर्डर के द्वारा जो है वो चीजों को इंप्लीमेंट यहाँ पर कर सकते थे, मतलब उसके अनुसार यहाँ पर ये रूल कर सकते थे। तो ये मैंने 5 आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर बता दी हैं। इन 5 प्रॉब्लम्स को याद रखना है, और 2 पूछेंगे, 3 पूछेंगे, 5 पूछेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेपर में आंसर इसका लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो भी यहाँ पर क्लियर करवा दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वेमर रिपब्लिक का फाउंडेशन किस तरीके से हुआ था, उसके जो मेंबर्स यहाँ पर हुए थे वो इलेक्ट कैसे हुए थे, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। अब अगली बात करेंगे, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ जर्मनी एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पहला जो वर्ल्ड वॉर यहाँ पर था उसके खत्म होने के बाद जर्मनी का जो एक्सपीरियंस यहाँ पर था वो कैसा था। तो अगर आप देखेंगे तो जर्मनी की जो यहाँ पर ओवरसीज कॉलोनीज हैं, ठीक है, जैसे जब भारत यहाँ पर गुलाम था ब्रिटेन का, तो हम कह सकते थे कि ब्रिटेन की जो एक ओवरसीज कॉलोनी है
वो यहाँ पर कौन सी है, वो आपको देखने को मिलेगी कि वो भारत यहाँ पर था। ठीक है, उसी तरीके से जर्मनी की जो भी यहाँ पर ओवरसीज कॉलोनीज थी वो यहाँ पर जो है उनके हाथ से चली गई। उसके बाद जब भी यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई एरिया यहाँ पर जाता है तो वहां पर रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो भी आपको जाती हुई दिखाई देती है ना। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, ठीक है, और उसके बाद 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड ल्यूथेनिया। तो यहाँ पर क्या है कि कई सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर इनको जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल थे, ठीक है, वो सब चीजें भी यहाँ पर इनको लॉस में जाती हुई दिखाई दी, क्योंकि जब टेरिटरी यहाँ पर चली गई हैं तो कई सारे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आयरन वगैरह के रीजन थे, कोल वगैरह के रीजन थे, वो भी यहाँ पर क्या हुए, वो आपको दूसरे एरिया में जाते हुए दिखाई दिए। फिर उसके बाद जो अलाइड पावर्स यहाँ पर है उन्होंने जर्मनी को क्या कर दिया, डीमिलिटराइज कर दिया, है ना। उनको ये लगा कि यार जर्मनी भविष्य में भी यहाँ पर क्या कर सकता है कि अटैक वगैरह कर सकता है, तो इन्होंने क्या किया कि आप ये कह सकते हैं कि डीमिलिटराइज यहाँ पर कर दिया ताकि इसकी जो पावर है वो थोड़ा वीक हो जाए। इट्स आर्मी स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड एंड शुड नॉट प्रोड्यूस एनी वॉर वेपन्स, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या होगा कि डीमिलिटराइज कर दोगे, डीमिलिटराइज का मतलब है मिलिट्री वगैरह नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब इन्होंने इस तरीके से करने का सोचा तो इनको ये लगा कि अब भविष्य में कभी ये जो वार वेपन्स वगैरह होते हैं ना वो सब प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो वॉर गिल्ट क्लॉज यहाँ पर था, जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, और ये भी बोला गया कि जो भी अलाइड कंट्रीज यहाँ पर थी उनको जो भी लॉसेस वगैरह हुए हैं, डैमेजेस वगैरह हुए हैं, वो सब चीजें कौन जो है उनको फुलफिल करेगा, वो जो है वो जर्मनी यहाँ पर फुलफिल करेगा। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स, ठीक है, मतलब पाउंड में अगर आप देखेंगे तो 6 बिलियन पाउंड जो था वो कंपनसेशन जर्मनी को यहाँ पर प्रोवाइड करना था। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर ये फ्रांस वगैरह थे इन्होंने क्या किया कि इनका एक बहुत ही रिसोर्स है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि कोल वगैरह बहुत ज्यादा था, तो राइनलैंड जो है उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया और काफी टाइम तक जो है वो अलाइड पावर्स का कंट्रोल, स्पेशली फ्रांस का जो कंट्रोल है वो आपको राइनलैंड पर देखने को मिला। तो ये सब चीजें जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप देखोगे जर्मनी को ये एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ, जब ये लोग वॉर यहाँ पर हारे उसके बाद ये सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन यूरोप। जो पहला वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हुआ था उसके क्या प्रभाव थे जो कि यूरोप में यहाँ पर आपको देखने को मिले, यूरोप पर किस तरीके का इफेक्ट है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखने को मिला। अब ये चीज आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो वॉर की जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे तो उससे कोई अच्छे परिणाम तो निकलेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डिवास्टेटिंग इंपैक्ट देखने को मिलेगा पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, है ना, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली भी, मतलब लोगों का यहाँ पर जो मानसिकता थी वो भी यहाँ पर उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा, और फाइनेंशियली भी जो है आप ये कह सकते हैं कि जो भी कंट्रीज थी पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर बुरा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू द वन ऑफ द डेटर, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पहले क्या करता था कि यूरोप में इतनी अच्छी तरीके से चीजें यहाँ पर चल रही थी, है ना, कि ये जो दूसरी कंट्रीज वगैरह होते थे उनको लोन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब इनकी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि ये लोग क्या करते थे कि जो दूसरी कंट्रीज हैं उनसे यहाँ पर जो है वो लोन वगैरह लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि जैसे जो मैंने आपको ये इन्फेंट वेमर रिपब्लिक के बारे में बताया, तो जो ओल्ड एम्पायर की यहाँ पर गलतियां थी उसकी वजह से इनको कंपनसेशन वगैरह यहाँ पर पे करना पड़ रहा था, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि आज के टाइम पीरियड पर जो सोल्जर्स यहाँ पर थे उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाने लग गई, क्यों, क्योंकि वॉर वगैरह में जो है वो सोल्जर्स का रोल आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो माइंडसेट यहाँ पर था कि सिविलियंस के ऊपर हमको फोकस करना है, अब यहाँ पर क्या हो गया है कि ट्रेंच लाइफ जो है वो यहाँ पर आपको ग्लोरीफाइड करती हुई देखने को मिली, ठीक है। ये पॉइंट भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता था कि जो सोल्जर्स का लाइफस्टाइल होता था उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता था, उनको कंपलसरी यहाँ पर जो है वो आर्मी की सर्विस वगैरह भी करनी होती थी। पॉलिटिशियन एंड पब्लिसिस्ट लेट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन, द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, ठीक है। तो वही बात मैंने आपको बताई। तो अब इसमें ये भी बात यहाँ पर बता दी गई कि भाई जो मैन है उनको एग्रेसिव होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आयरन हार्टेड यहाँ पर होनी चाहिए, इस तरीके की बात यहाँ पर होने लग गई ताकि वो लोग यहाँ पर क्या है कि थोड़ा वॉर वगैरह में पार्टिसिपेट करें। और मीडिया ने भी क्या किया था कि जो ट्रेंच लाइफ है, ट्रेंच बेसिकली यहाँ पर एक गड्ढा होता है जहाँ पे खड़े होकर वॉर वगैरह लड़ा जाता है, तो उसमें यहाँ पर उसकी लाइफ को जो है वो ग्लोरीफाई किया कि लोग इसमें अट्रैक्ट हों और लोग यहाँ पर अपनी आर्मी की सर्विसेज जो हैं वो अपनी देश को यहाँ पर दे सकें, ठीक है। तो ये सब जो है ये आपको
वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट हैं जो कि यूरोप में आपको देखने को मिले। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस तरीके से जो सिचुएशंस हैं वो आपको चेंज होती हुई दिखाई दी। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो यहां पर कम्युनिस्ट यहां पर थे और सोशलिस्ट थे, है ना, वो यहां पर बोला जा रहा है कि इररिकॉन्सिबल जो एनिमीज यहां पर आपको देखने को मिलते हैं वो कैसे बन गए। मतलब कि जो कम्युनिस्ट यहां पर थे और जो सोशलिस्ट यहां पर थे, मतलब इनके बीच में दुश्मनी यहां पर कैसे हुई, है ना। मतलब आप देखिए सिंपल सी बात यहां पर यह है कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इनके रीजन आपको पता होना चाहिए कि जब यहां पर ये इररिकॉन्सिबल जो यहां पर एनिमीज यहां पर हम कह रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं, है ना। मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। सो अगर आप देखोगे तो सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक्स फॉर्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एट वेमर इन जर्मनी, ठीक है। मतलब इसमें सोशलिस्ट लोग भी आपको देखने को मिलेंगे, डेमोक्रेटिक लोग भी देखने को मिलेंगे, और जो चर्च वगैरह वाले लोग थे कैथोलिक्स, उन्होंने क्या किया कि वेमर जो रिपब्लिक था उसका फॉर्मेशन यहां पर किया। द बर्थ ऑफ द वेमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जब यहां पर वेमर रिपब्लिक का फाउंडेशन हुआ था उसी टाइम पीरियड पर जो स्पार्टसिस्ट लीग यहां पर थी वो भी आपको एग्जिस्टेंस में देखने को मिलेगी, जो कि किससे इंस्पायर्ड थी, जो कि बोल्शेविक पार्टी जो कि रशिया में आपको देखने को मिल रही थी उनके पैटर्न पर जो है ये यहां पर काम करते थे। द वेमर रिपब्लिक ने तो क्रश कर दिया अपराइजिंग, है ना, जो कि यहाँ पर फ्री क्रॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलते थे, तो उसकी मदद से यहाँ पर स्पार्टसिस्ट लीग के ऊपर कंट्रोल कर लिया। द एंग्विस स्पार्टसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो बाद में इन्होंने क्या किया कि जो स्पार्टसिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी जो है उसका फाउंडेशन किया। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make a common cause against Hitler, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये लोग जो हैं वो आपस में यहाँ पर लड़ाई लड़ने लग गए, ठीक है। जो सोशलिस्ट लोग थे और जो कम्युनिस्ट लोग थे, आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों का आपस में लड़ाई होने लग गया, क्योंकि सोशलिस्ट जो यहाँ पर अप्रोच है वो एक डिफरेंट अप्रोच है ना, जिसमें जनता के पास अधिकार में चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो कम्युनिज्म होता है उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो चीजों को अपने कंट्रोल में यहाँ पर रखना चाहती है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कभी यहाँ पर कोई एग्रीमेंट यहाँ पर हो नहीं पाया, है ना। और हिटलर ने इस बात का जो है वो यहाँ पर फायदा उठाया कि भाई जो स्पार्टसिस्ट लीग है और जो यहाँ पर वेमर रिपब्लिक है इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस का मैं फायदा यहाँ पर उठा सकता हूँ और अपनी पावर जो है वो यहाँ पर रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें भी यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिली, और क्योंकि लोग यहाँ पर ये चाहते थे, वेमर रिपब्लिक ये नहीं चाहता था कि उनको पावर शेयर करना पड़े, है ना। मतलब स्पार्टसिस्ट लीग जो है वो एक अलग तरीके की अप्रोच यहाँ पर फॉलो करना चाह रहे थे, और वेमर रिपब्लिक की जो बातें थी वो एक अलग तरीके से थी, और इसी वजह से ये एनिमीज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। What were the factors that led to the hyperinflation in Germany? हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा महंगाई। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो जर्मनी में आपको देखने को मिल रहा था उसका कारण यहां पर क्या है। 1923 में अगर आप देखोगे तो जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम यहां पर जो वॉर कंपनसेशन था ना, जो वो 6 बिलियन पाउंड आपको देना था, वो हम यहां पर नहीं देंगे। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहर टू क्लेम देयर कोल, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्रांस था उसने इनका एक रीजन जो आपको देखने को मिलेगा रूहर रीजन, ठीक है, जहां पर आपको कोल वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। तो रूहर एक रिवर थी, उसके आसपास का जो एरिया था उसको हम रूहर रिवर कहते थे। तो उन्होंने उसको यहां पर क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी ने यहां पर क्या किया, रिटेलिएट किया विद द पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा कि जो उनकी इंडस्ट्रियल जो चीजें थी वो थोड़ा वीक हो गई। तो अब जर्मनी ने ये बोला कि चलो ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो पेपर करेंसी है ना, उसको रेकलेसली मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर उन्होंने प्रिंट कर दिया। With too much printed money in the circulation, the value of German mark fell, ठीक है। जर्मन मार्क जो है वो यहाँ की करेंसी है, जब पैसे बहुत ज्यादा छप जाते हैं ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि लिक्विडिटी कितनी होनी चाहिए मार्केट में, ये चीजें जो है वो कंट्रोल करनी होती हैं। अदरवाइज अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर आ जाएगा तो उससे बेनिफिट यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि पैसे की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, ठीक है। So the value of the German mark fell. In April, the US dollar was equal to 24,000 marks, and by December the figure had run into the trillions, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो यहाँ पर कम हो गई। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1 रुपी दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है आपका $1 के बराबर, ठीक है। तो 1 रुपी इज इक्वल टू $1। अब अगर मान लीजिए कि 50 रुपीज, ठीक है, इज इक्वल टू $1, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रुपी है ना उसकी वैल्यू कम हो गई है। पहले $1 के बदले हमें ₹1 देना पड़ता था, और अब $1 के बदले हमें 50 रुपीज यहां पर देने पड़ते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि ये ट्रिलियंस में पहुंच गया, मतलब $1 के बदले आपको काफी ट्रिलियंस में जो है वो मार्क यहां पर देने पड़ते थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिली।
फिर उसके बाद एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जब मार्क की वैल्यू यहां पर कोलैप्स हो गई तो चीजों के जो दाम होंगे वो यहां पर क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई है तो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ द इमेज। देखो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जैसे इन्फ्लेशन का मतलब अगर हम देखें, ठीक है, अब इन्फ्लेशन का थोड़ा बड़ा रूप जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है। तो अब अगर आप इन्फ्लेशन में देखोगे ना, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो मनी की वैल्यू होती है ना, मनी की वैल्यू वो यहां पर क्या हो गई, कम हो गई, है ना। और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो आपको यहां पर प्राइजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो यहां पर क्या हो गए, बढ़ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले 100 रुपए में आप क्या करते थे कि 1 केजी जो सामान है वो लेकर आते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 200 रुपए में आप 1 केजी सामान लेकर आ रहे हो। तो पहले जहां पर आपका काम 100 रुपए में हो जाता था, वो काम कितने रुपए में हो रहा है, वो 200 रुपए में हो रहा है। इसका मतलब मनी की वैल्यू कम हुई है और प्राइस यहां पर क्या हो गए, बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन यहां पर कहते हैं। जब इन्फ्लेशन बहुत बड़े स्केल पर होती है तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर क्या हुआ, कैरिंग द इमेजेस ऑफ जर्मन्स कैरिंग, ठीक है, कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिसाइज्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। ठीक है, मतलब खूब सारा पैसा लेकर जा रहे हैं और यहां पर बहुत कम ब्रेड आपको यहां पर मिल रहा है, ठीक है। द क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। ठीक है, जब चीजों के दाम यहां पर बहुत तेजी से यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दाम यहां पर हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द ग्रेट डिप्रेशन ओरिजिनेट इन यूएसए। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन मतलब यहां पर क्या है कि ये इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो रही है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वगैरह जो हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से यहां पर नहीं होती हैं, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, तो वो यहां पर ग्रेट डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की सिचुएशन भी बड़े स्केल पर क्रिएट होती है। ग्रेट डिप्रेशन ओरिजिनेटेड इन यूएसए एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन द फैक्ट्रीज। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि ओवर प्रोडक्शन जो है वो यहां पर फैक्ट्रीज में हो गया। ओवर प्रोडक्शन अगर जब यहां पर हो जाएगा और अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड का मतलब ये हुआ कि आपने चीजें प्रोड्यूस तो कर ली हैं लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी सामान आपने बनाया हुआ है वो सब खराब हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। सो ओवर प्रोडक्शन आपको फैक्ट्रीज में देखने को मिलेगा। इट लेड टू क्लोजिंग ऑफ अ फ्यू फैक्ट्रीज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, नुकसान इतना हो गया कि कई सारी फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो गई। फिर उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा जो यहाँ पर शेयर मार्केट है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। ये 1929 में जो है वो यहाँ पर क्रैश हो गया। क्रैश हो गया इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा नेगेटिव जो है, मतलब ऊपर जाता रहेगा तो बेनिफिट होगा, नीचे चला जाएगा तो यहां पर नुकसान होगा। फियरिंग अ फॉल इन द प्राइसेस पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे हमने कोई शेयर खरीदा हुआ है ना, अभी वो 100 रुपए का है, कल 150 रुपए का हो गया, आज से 1 साल के बाद वो 1000 रुपीज का हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो पैसे हैं वो शेयर मार्केट में लगाए रखते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो शेयर है उसमें ग्रोथ यहां पर हो रही है। अभी क्या है कि 5 दिन वो 50-50 रुपए कम हो जाए, है ना, 1000 था फिर 950 हो गया, फिर 900 फिर 850, ऐसे 500 आ गया, तो लोगों को ये लगेगा कि यार इसकी वैल्यू तो लगातार कम ही हो रही है, इससे तो अच्छा था कि जब ये 1000 रुपए में था तब हम इसको बेच देते तो हमको बेनिफिट हो जाता। तो जब यहाँ पर क्या है कि शेयर मार्केट क्रैश होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि शेयर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर कम होती है ना। तो लोग क्या करने लग गए, लोग जो है अपने शेयर यहाँ पर बेचने लग गए। अगर सिंगल डे के बारे में बात करेंगे, 24 अक्टूबर करीब 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड, 13 मिलियन, है ना, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 130 लाख लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, आप ये कह सकते हैं कि शेयर्स जो है वो यहां पर बेचे गए। ऑल द अमेरिकन बैंक्स वर क्लोज्ड, दिस वाज द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, जितने भी बैंक वगैरह थे सब बंद हो गए और आप ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन को जो है वो हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएस फेल बाई हाफ। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो यूएस की इनकम यहां पर थी, है ना, जैसे टोटल वैल्यू जो थी यूएस की, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन वो पहले बड़ी थी, अब वो एकदम हाफ हो गई है। फैक्ट्री शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वर बैडली हिट एंड स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। तो लोगों ने यहां पर क्या कर लिया, हर तरफ से अगर आप देखोगे तो सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। क्यों, क्योंकि हर जगह से लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, पैसे वगैरह यहां पर निकाल रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो थी वो यहां पर ग्रेट डिप्रेशन की यहां पर क्रिएट हुई। और उसी टाइम पीरियड पर क्या हुआ था कि यूएस ने जो है वो मदद करना स्टार्ट किया था जर्मनी की, है ना, डाविस प्लान के बारे में आपने सभी ने सुना होगा।
सो यूएस क्या कर रहा था, जर्मनी की मदद कर रहा था, लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब यहां पर क्या है कि ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका की हालत खुद ही खराब हो गई है, तो दूसरों की मदद यहां पर कैसे करेगा, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो जर्मनी के केस में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। जो यहां पर आर्थिक संकट आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में, उसके क्या इंपैक्ट हैं, ठीक है, जो आपको यहां पर जर्मनी में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे कि जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वहां पर क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पर था उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पर पड़ा। जैसे अगर आप देखोगे तो 1932 में, है ना, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहां पर हो रहा था वो यहां पर क्या है कि 40% से यहां पर रिड्यूस हो गया, मतलब 40% जो है वो यहां पर हो गया। पहले 100 प्रोडक्शन होता था, अब केवल यहां पर 40 प्रोडक्शन हो रहा है ना। रिड्यूस्ड बाई 40 होता तो 60 प्रोडक्शन होता, लेकिन रिड्यूस टू 40%, मतलब कि अब केवल 40% ही प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है अपनी फुल कैपेसिटी का। ऑफ द 1929 लेवल, मतलब जितना 1929 लेवल में होता था उसका केवल 40% ही प्रोडक्शन अब यहां पर हो रहा है। वर्कर्स लॉस देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस वेजेस। ठीक है, या तो लोगों की जॉब चली गई, अनएम्प्लॉयड हो गए, या तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो सैलरी वगैरह थी अब यहां पर कम आपको देखने को मिलेगी। एज जॉब डिसअपीयर्ड द यूथ टुक क्रिमिनल एक्टिविटीज। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं, इसको हटा दीजिए। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो अब लोगों की जॉब वगैरह यहां पर नहीं थी, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा था कि जो यूथ थे ना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर इन पीपल। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अब कोई वहां पर इनकम का सोर्स तो है नहीं, तो लोग यहां पर क्या करने लग गए, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग गए, है ना, जैसे चोरी वगैरह जो है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व आपको देखने को मिल गए। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि सब जगह पर जो है वो सारी होप जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी थी, है ना। अब लोगों को डर लगता था कि हमारी सिचुएशन जो है वो आगे यहाँ पर किस तरीके से बढ़ेगी। द मिडिल क्लासेस स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉइज, ठीक है, एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग्स डिमिनिश व्हेन देयर करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। ठीक है, मतलब पैसे तो क्या है कि पैसे तो उनके यहाँ पर जो सेविंग्स उन्होंने करी थी वो सेविंग्स में उतने पैसे जो हैं वो तो सेम है, लेकिन क्योंकि पैसों की वैल्यू कम हो रही है, इसी वजह से क्या हुआ कि 5,000 रुपए आपने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि वहां पर क्या है कि आपने सेव किया था, लेकिन अब आप क्या है कि अब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो हो सकता है कि उन 5,000 की वैल्यू जो पहले जब आपने सेव करना स्टार्ट किया था तब बहुत रही हो, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर हो सकता है कि उसकी वैल्यू जो है वो उतनी ज्यादा ना हो, है ना। तो ये चीज देखने को मिल रही है। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रूम। ठीक है, तो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन वगैरह थे उनके सबके बिजनेस वगैरह जो है वो यहाँ पर समाप्त हो गए, खत्म हो गए। These sections of society were filled with the fear of प्रोलिटराइजेशन। ठीक है, तो प्रोलिटराइजेशन यहां पर क्या होता है कि प्रोलिटराइजेशन एक शब्द यहां पर है जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा स्टेटस बहुत हाई है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, लेकिन क्या हुआ कि सिचुएशन जो है वो मार्केट में इस तरीके से यहां पर क्रिएट हो गई है कि क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतना पैसा यहां पर खर्च कर रहा हूं, लेकिन जो नॉर्मल वर्किंग क्लास है ना उसी की तरीके का मेरा स्टेटस है। मतलब ऐसी फीलिंग यहां पर आना जिसमें आपको लग रहा है कि आपका स्टेटस जो है वो थोड़ा सा नीचे यहां पर हो गया है। ठीक है, तो लोगों को ये लग रहा है कि मतलब मार्केट में कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से उनका लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन यहां पर हो चुका है। तो ये सब इकोनॉमिक क्राइसिस थी जिसकी वजह से जर्मनी में ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। ठीक है, जब जैसे क्या हुआ कि अब अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो अब लोगों के पास इनकम नहीं होगी, लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो लोग सामान नहीं खरीद पाएंगे। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री was affected by a sharp fall in the agriculture prices and women unable to fill their children's stomach were filled with a sense of deep despair। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो किसान वगैरह यहाँ पर थे, जो प्रोडक्शन वगैरह करते थे, तो उनकी एग्रीकल्चर का उतना दाम ही नहीं मिल पाता था, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत खराब हो गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनके खुद के जो बच्चे हैं उनको खाना वगैरह खिलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई, और पूरे जर्मनी में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक निराशा का जो भाव था वो आपको देखने को मिल रहा था। मतलब सिचुएशन जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जर्मनी के लोकल लोगों पर और जर्मनी एज अ होल यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यही अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना कि जो प्रोलिटराइजेशन यहाँ पर होता है वो यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पर आ सकता है पेपर में कि प्रोलिटराइजेशन वाज द एंजाइटी ऑफ जर्मन पीपल ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन बीइंग रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ वर्किंग क्लास। ठीक, मतलब उनको ये लग रहा है कि भाई हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पर रिड्यूस यहाँ पर हो गया है।
तो ऐसी जो चीज होती है इसको हम प्रोलिटराइजेशन जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन आता है पेपर में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड हिटलर कम टू पावर इन जर्मनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जर्मनी में जो यहां पर हिटलर जो पावर में यहां पर आए वो कैसे आए? ठीक है, सो अगर आप देखेंगे तो इनका जन्म जो था वो 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और हिटलर ने अपना जो जीवन था, ठीक है, वो आप ये कह सकते हैं कि वो गरीबी में यहां पर बिताया था। जब यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर हुआ तो ये इन्होंने आर्मी में यहां पर इनरोल किया। ठीक है, और ये एक मैसेंजर की तरह यहां पर काम करते थे और कॉर्पोरल यहां पर बन गए। कॉर्पोरल जो है वो एक रैंक होती है और कई सारे इनको मेडल्स वगैरह जो है वो ब्रेवरी में मिले, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर लड़ा था उसमें अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरल की भूमिका में, ठीक है, बहुत सारा जो काम था ये इन्होंने यहां पर कंप्लीट किया था। ठीक है, दूसरी बात, जब जर्मनी यहां पर हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब जर्मनी की यहां पर हार हुई, डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। ठीक है, मतलब ये जो पूरी की पूरी ट्रीटी यहां पर थी उसकी वजह से क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब हुई। 1919 में देखोगे तो इन्होंने एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन किया था जिसको बोलते थे जर्मन वर्कर पार्टी, है ना। He subsequently took over the organization and renamed it at the National Socialist German Workers Party, जिसको हम यहाँ पर बाद में नाजी पार्टी कहते हैं। मतलब पहले उन्होंने एक पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करी और बाद में इन्होंने क्या किया कि उस पार्टी को जो है वो नाजी पार्टी के रूप में या नेशनल जो सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है उस रूप में यहाँ पर नाम दिया। 1923 में हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया। बवेरिया जो है वो यहाँ पर एक जर्मनी में लोकेशन आपको देखने को मिलेगा और वहां से बर्लिन वगैरह में जाएंगे, है ना, पावर को कैप्चर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उनको जेल वगैरह में भी भेज दिया गया और जेल वगैरह से जल्दी बाहर आ गए क्योंकि लोगों को यहाँ पर ये रियलाइज हुआ कि ये जो काम कर रहे थे वो सही तरीके से यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 में देखो दिया हुआ है कि इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। ठीक है, मतलब अगर हम देखेंगे तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पीरियड पर जो जर्मनी की सिचुएशन यहाँ पर थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेसेस जो थे वो यहाँ पर बंद हो गए। वर्कर्स लॉस देयर जॉब एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटेंड विद पॉवर्टी, है ना। मतलब जो मिडिल क्लास फैमिलीज वगैरह थी, क्योंकि इनकम वगैरह कुछ हो नहीं रही थी, जॉब वगैरह भी यहाँ पर चली गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि गरीबी में अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे हैं। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपोगंडा गिव होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो जो लोगों को लग रहा था ना कि हमें कोई ऐसा बोलने वाला मिल जाए, है ना, जो हमें ये कहे कि हम यहाँ पे की जो आर्थिक स्थिति है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको यहाँ पर सुधार देंगे, है ना, हम जर्मनी की सिचुएशन को और अच्छा यहाँ पर करेंगे। तो उस टाइम पीरियड पर जो नाजी प्रोपोगंडा यहाँ पर था, जिस तरीके से वो अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे थे, जिस तरीके से लोगों के बीच में वो यहाँ पर छा रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पर इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, हिटलर जो थे वो एक पावरफुल स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। इनका पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल। ठीक है, मतलब जिस तरीके से ये बोलते थे, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करते थे, है ना, लोगों को इन्फ्लुएंस यहाँ पर करते थे, तो इनकी तरफ बहुत सारा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अंडू द इनजस्टिसेस ऑफ द वर्सल्स ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि भाई जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है सब कुछ यहाँ पर खत्म कर देंगे। ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में जो हमारे साथ चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, डिस्ग्रेस हमारे साथ हुआ है, उसको पूरा अंडू कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि जर्मनी की जो डिग्निटी है उसको हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे, जर्मनी के लोगों की। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि हम एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस वगैरह होते हैं, ठीक है, मतलब जो बाहर की कंट्रीज जर्मनी में यहाँ पर इंटरफेयर कर रही हैं, उन सब चीज़ों को वीड आउट किया जाएगा और जितनी भी यहाँ पर फॉरेन कॉन्स्पिरेंसीज आपको देखने को मिलेगी अगेंस्ट जर्मनी, उसको भी हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो मतलब लोगों को यही सुनना था कि कोई एक इंसान यहाँ पर आए, क्योंकि वेमर रिपब्लिक जो है वो इस तरीके की काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, स्पार्टसिस्ट लीग को तो जो है वो पहले ही यहाँ पर वेमर रिपब्लिक ने समाप्त कर दिया। तो एक ऐसे इंसान की यहाँ पर आवश्यकता थी जो जर्मनी के लोग यहाँ पर सुनना चाहते थे, वो चीज़ यहाँ पर उनको सुनाए। और ये काम किसने किया था? ये हिटलर ने यहाँ पर किया था। एक बहुत अच्छे ओरेटर भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर पॉइंट मेंशन करके इस आंसर को जस्टिफाई यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कि ये सब कारण थे और जिसकी वजह से हिटलर यहाँ पर आपको पावर में आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसमें और भी पॉइंट आपको मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 और 7 भी देख लीजिए। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या देखा
कि जो भी यहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, है ना, स्पेक्टिकल होते हैं इन मास मोबिलाइजेशन, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस यहाँ पर उसने समझी। अब यहाँ पर बहुत सारी रैलीज वगैरह आपको देखने को मिली, है ना, उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स वगैरह जो है वो यहाँ पर की जाती थी, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ताकि लोग जो है वो हिटलर को अपना सपोर्ट यहाँ पर दिखा सकें, है ना, उसके बाद लोगों के बीच में जो है वो एक यूनिटी वाली भावना जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल पावर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को फिक्स कर दिया कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें यहाँ पर करनी है ना, जैसे स्वास्तिक वाला रेड बैनर आपको देखने को मिल रहा है, नाजी सैल्यूट यहाँ पर हो गया, जो भी ताली वगैरह बजाने की जो यहाँ पर रिचुअल्स वगैरह थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने जो है वो आगे बढ़ाई। ठीक है, फिर उसके बाद नाजी प्रोपोगंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, अ सेवियर, एज समवन हु हैड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो भी यहाँ पर मीडिया वगैरह होता था वो यहाँ पर क्या करता था कि हिटलर को एक मसीहा की तरह यहाँ पर प्रोजेक्ट करता था कि भाई जर्मनी के जो लोग यहाँ पर दुखी हैं उनके दुख को दूर करने के लिए जो हिटलर है वो यहाँ पर आए हैं। इवन दो ही लॉस्ट इन द इलेक्शन कंडक्टेड, ही वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द गवर्नमेंट बाय द प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ऑन 30 जनवरी 1933, है ना, उनको चांसलरशिप जो है वो यहाँ पर ऑफर करी गई, एंड ऑफर्ड द चांसलरशिप ऑफ जर्मनी द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो चांसलरशिप वगैरह थी उसमें क्लियर कट मेजोरिटी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि उनको जो चांसलरशिप है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी गई, और चांसलरशिप बनने के बाद जो है मिलने के बाद वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से चेंजेस किए, किस तरीके से प्रेसिडेंट को हटाया, पार्लियामेंट को हटाया, है ना, और अपने ऑर्डर पे जो है वो जर्मनी को यहाँ पर कंट्रोल किया, वो सब तो फिर हम जानते ही हैं, और किस तरीके से वो जर्मनी के डिक्टेटर यहाँ पर बन गए वो भी चीज़ें यहाँ पर एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, इनको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा ज़्यादा, है ना, ताकि आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आ जाए, और इनमें से आप इसमें से जो जो मेन चीज़ें हैं ना उनको इंक्लूड करके आप अपने आंसर्स में जो है वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा आपकी वर्ड लिमिट भी जो है वो लिमिट में रहेगी, और साथ ही साथ आप और अच्छी तरीके से आंसर्स को यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड हिटलर पास द इनेबलिंग एक्ट, व्हाट वर इट्स फीचर्स। ठीक है, इनेबलिंग एक्ट जो है वो यहाँ पर कब पास किया गया, क्या था, और इसके फीचर्स यहाँ पर क्या थे, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि 3 मार्च 1933 को द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास। ठीक है, तो अब ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनेबलिंग एक्ट जो है वो कब पास किया गया था। तो 3 मार्च 1933 को यहाँ पर ये पास किया गया। दिस एक्ट इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद जो जर्मनी है उसमें यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी गई। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री, है ना, मतलब जो डिक्री है उसके तहत यहाँ पर ये रूल करेंगे, पार्लियामेंट को साइड कर दिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स, मतलब जितने भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी थी, है ना, या फिर जो भी आपको ट्रेड यूनियंस वगैरह थे जो कि नाजी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया। अब केवल नाजी पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते थे, बाकी लोग नहीं देखने को मिलते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ हिटलर, है ना, मतलब जो हिटलर ने, अब हिटलर के अगेंस्ट में कोई बात ना करे, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हिटलर की फोर्सेस यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही थी, जिनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर पावरफुल किया गया था। सो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ हिटलर जो है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आप यहाँ पर लिखो। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड अनऑर्डर्ड सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड, मतलब इन्होंने क्या किया कि नज़र रखने के लिए, और सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना, मतलब स्पेशल सर्विलेंस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो यहाँ पर क्रिएट करी गई थी, ताकि नाजीज जो हैं वो यहाँ पर जिस तरीके से क्या करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को रखना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को मेंटेन करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर वो कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर नज़र रखने के लिए जो है ये फोर्सेस यहाँ पर बनाई गई। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन द ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए, ठीक है, स्टम एबिटिलुंग और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है, दीज इंक्लूड द गेस्टेपो, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये एसएस है, ठीक है, एसएस का आप एसएससी लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा। क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज एसडी, है ना, ये सब जो है ये आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर फोर्सेस देखने को मिलती थी, मतलब ऑलरेडी जो फोर्सेस थी वो तो थी ही, लेकिन नई नई चीजें भी यहाँ पर क्लियर की गई। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन द गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप, डिपोर्टेड एट विल
और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। मतलब यहां पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि बिना किसी से कुछ पूछे कोई लीगल प्रोसीजर के किसी को अरेस्ट कर लेना, मतलब पुलिस को बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर कर दिया गया था। और उनके एक्शंस के लिए यहाँ पर क्या है कि कोई जो है वो उनसे जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। जहाँ पर भी उनको लगता था कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो वो लोग यहाँ पर एक्शन लेते थे, है ना, और उस चीज़ को यहाँ पर जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते थे। जो भी कंसंट्रेशन कैंप होते थे इन सब जगह पर इनको यहाँ पर भेजा जाता था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पर काम कर रहा था। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो हिटलर ने इस तरीके से यहाँ पर बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड हिटलर वायलेट द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो यहाँ पर थी, हिटलर ने उसको कैसे वायलेट किया, है ना, अब इसके ऊपर बात करनी है। सो यहाँ पर क्या है कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो लीग ऑफ नेशन बना था ताकि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसको यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सके, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो लीग ऑफ नेशन है वो 1933 से में जो है वो जर्मनी को यहाँ पर हिटलर ने बाहर निकाला। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936, जो राइनलैंड फ्रांस के कब्जे में यहाँ पर चला गया था उसको यहाँ पर रीऑक्यूपाई किया। एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ठीक है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है उसका यूनिफिकेशन यहाँ पर किया, है ना। तो इस तरीके से ये काम हुए। फिर उसके बाद ही देन वेंट टू द वेस्ट जर्मन स्पीकिंग, ठीक है, सुडेटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड ग्लोबल अब द इंटायर कंट्री, जर्मनी इंक्रीज द आर्मी अगेंस्ट द ट्रीटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरे एरिया है जर्मन स्पीकिंग वगैरह एरिया हैं उनको भी हिटलर ने जो है वो अपने राज्य में यहाँ पर मिला लिया, अपने कंट्रोल में यहाँ पर ले लिया था। सितंबर 1939 में जर्मनी ने इन्वेड किया पोलैंड को। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद द फ्रांस एंड इंग्लैंड। इन सितंबर 1940 अ ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द जर्मनी, इटली एंड द जापान, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू द इंटरनेशनल पावर। ठीक है, और ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि उसमें जो भी यहाँ पर कंपनसेशन वगैरह था, है ना, वो नहीं देंगे। और बाकी चीज़ें जो यहाँ पर, जैसे वहाँ पर क्या बोला गया था, ट्रीटी ऑफ वर्सेस में बोला गया था कि भाई जर्मनी जो है वो डीमिलिटराइज रहेगा, मिलिट्री वगैरह नहीं रखेगी। लेकिन मिलिट्री यहाँ पर आ गई और फिर यहाँ पर ये अटैक वगैरह भी आपको देखने को मिले। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्सेस जो है वो यहाँ पर क्या किया गया, हिटलर के द्वारा वायलेट किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो दिया हुआ है कि व्हाई डिड हिटलर अटैक सोवियत यूनियन, व्हाई वाज इट अ हिस्टोरिकल ब्लंडर। मतलब जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, उसके ऊपर हिटलर ने क्यों अटैक किया और यहाँ पर क्या है कि ये हिस्टोरिकल ब्लंडर क्यों है। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि उनका कहना ये था कि जो जर्मन्स यहाँ पर हैं, है ना, जो हमारे देश में आके रहेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर क्या होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए जहाँ पर वो सेटल होंगे। और टेरिटरी अगर यहाँ पर होगी तो फूड ग्रेन्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो भी बड़े स्केल पर अवेलेबल देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके की बातें जो है वो इन्होंने यहाँ पर करी थी। ठीक है, सो हिटलर वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेसेस फॉर जर्मन्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सोवियत यूनियन को जून 1941 1941 में जो है वो यहाँ पर अटैक किया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू द ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से रीजन है, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यूएसएसआर के ऊपर जो है वो यहाँ पर अटैक कर दिया। और यहाँ से क्या है कि यहाँ से आपको ब्रिटेन भी देखने को मिल रहा था, ठीक है, और नीचे जो है वो यहाँ पर आपको फ्रांस भी देखने को मिल रहा था। तो दोनों फेस में जो है वो आपको लड़ाई देखने को मिल रही थी। यहाँ पर भी लड़ाई चल रही थी, यहाँ पर भी लड़ाई चल रही थी, है ना। तो दोनों फ्रंट पे लड़ाई चल रही, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for a half of the century thereafter. तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि रशिया जो है वो क्या करता है कि पहले आपको अंदर बुला लेता है ना, मतलब यूएसएसआर के केस की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अंदर चले गए, फिर उन्होंने क्या किया कि रास्ते वगैरह में जो भी यहाँ पर खेत वगैरह थे, बिल्डिंग वगैरह था, वो सब चीज़ें जो हैं वो उन्होंने डिमोलिश वगैरह कर दिया। तो ये लोग अंदर चले गए, ठंडी वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि प्लेन था पूरा, और प्लेन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि यूएसएसआर ने जो है इनको खतरनाक तरीके से जो है वो खदेड़ के मारा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि एक ब्लंडर जो है वो आपको देखने को मिला। अदरवाइज एक ही फ्रंट से यहाँ पर लड़ाई होती तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, है ना, लेकिन दोनों फ्रंट से लड़ाई हो गई, है ना। इस वजह से यहाँ पर क्या है कि सिचुएशन थोड़ी सी जर्मनी के अगेंस्ट में आपको जाती हुई दिखाई दी, है ना। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर हिस्टोरिक ब्लंडर जो है वो यहाँ पर कहते हैं। व्हाट आर द पिक्युलर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग। ठीक है, नाजी थिंकिंग के बारे में उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं कि क्या है। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन जो है
वो पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर बोलते हैं कि नाजिज्म ये कहता है कि देयर वाज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल, ठीक है, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की एग्जिस्टेड। मतलब इसमें क्या है कि इक्वलिटी नहीं है, बस केवल क्या है कि जो अलग अलग तरीके की रेस हैं उनमें एक हायरार्की आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लूड आईड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप while Jews were located at the lowest rung. They came to be regarded as the anti-race, the arch enemies of the Aryans. ठीक है, मतलब सबसे ऊपर जो है वो यहाँ पर कौन से हैं, वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, और सबसे नीचे जो है वो आपको ज्यूस देखने को मिलेंगे, और बाकी के जो लोग हैं ये इनके बीच में यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलते हैं। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, इनकी जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी थी, जो इनकी थ्योरीज थी, उसको यहाँ पर हिटलर ने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। According to this idea, only those species survived on the earth that could adapt themselves to changing climatic condition. However, his ideas were used by the racist thinker and politician to justify imperial rule over the conquered people. ठीक है, मतलब इसमें इन्होंने ये मना किया था, इन्होंने जो भी यहाँ पर ये थ्योरीज वगैरह दी थी, इसमें बोला था कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें ह्यूमंस के लिए नहीं है ना। कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि खुद को, लोगों को समाप्त कर रहे हो और ये कह रहे हो कि ये हम थ्योरी के बेसिस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ऐसा काम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हिटलर ने इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद नाजी आर्गुमेंट वॉज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश, द आर्यंस रेस वॉज द फाइनेस्ट, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। ठीक है, उनका कहना ये था कि जो रेस सबसे स्ट्रांग है वो जीवित रहेगी, जो रेस स्ट्रांग नहीं है वो जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है ना। और जो यहाँ पर आर्यंस है, नॉर्डिक आर्यंस, इनको यहाँ पर क्या करना है कि पूरी की पूरी दुनिया को जो है वो यहाँ पर रूल करना है, तो अपने आप को उसके लिए स्ट्रांग यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट एंड बिलीव्ड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट। ठीक है, रेशियल स्टेट को यहाँ पर ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और साथ ही साथ नए नए सेटलमेंट जो हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पर ये चाहते थे। और फिर उसके बाद जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो सब यहाँ पर ज्वाइन करना है। 18 के बाद जो है वो आपको यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करनी है। ठीक है, जंग वॉक वगैरह जो है वो यहाँ पर ज्वाइन करना है 14 साल से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है, और उसके बाद वेयर दे लर्न, ठीक है, हिटलर यूथ वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूस, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड ऑल दोज कैटेगराइज एज अनडिजायरेबल। ठीक है, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाले जो लोग होते थे उनको यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो नाजी आइडियोलॉजी है वो यहाँ पर सिखाई जाती थी, है ना, कि डेमोक्रेसी को हेट करो, ज्यूस को हेट करो, ठीक है, और जिप्सीज को और जो भी अनडिजायरेबल लोग हैं सबसे हेट करो। ठीक है, फिर एग्रेशन होना चाहिए, है ना, वॉर को आपको यहाँ पर क्या करना है कि वर्शिप करना है, वायलेंस को यहाँ पर जीतना है, वायलेंस को जो है वो सीखना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर सिखाई जाती थी। तो ये सब क्या है कि ये सब आप यहाँ पर नाजी थिंकिंग के बारे में जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। इसमें मदरहुड के बारे में भी आप लिख सकते हो कि उस टाइम पर जो फीमेल यहाँ पर थी, है ना, उनके लिए यहाँ पर नाजी क्या सोचते थे, वो पॉइंट भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी एक क्वेश्चन आएगा उस तरीके का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाउ डिड हिटलर एस्टेब्लिश अ रेशियल स्टेट। हिटलर ने किस तरीके से यहाँ पर एक रेशियल स्टेट जो था उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, है ना। अब ये क्वेश्चन है, आसान है। तो यहाँ पर क्या है कि वंस इन पावर द नाजीज क्विकली बिगेन टू इंप्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। ठीक है, मतलब आसपास का जो एरिया था उसमें जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे, जैसे जिप्सीज हो गए, पोल्स हो गए, है ना, तो इन सब लोगों को एलिमिनेट करना है। और हमको क्या करना है कि एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी जो है प्योर जर्मन्स की, ठीक है, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे उनकी हमको यहाँ पर एक रेस वाला स्टेट जो है वो यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पर क्या है कि नाजीज जो लोग थे वो ये चाहते थे कि प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस यहाँ पर रहें। They were alone considered desirable, only they were seen as a worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable। ठीक है, तो यही लोगों को यहाँ पर आगे बढ़ाना है, यही लोग प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर ला सकते हैं, और बाकी लोग यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी वगैरह जो है वो जर्मनी के लिए यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते हैं। दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब जैसे कोई मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है उनको भी यहाँ पर ये लोग एलिमिनेट कर देते थे। अंडर द यूथेनेशिया प्रोग्राम, ठीक है, यूथेनेशिया मतलब कि इसमें क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि दया मृत्यु है ना। यूथेनेशिया जो है वो उस प्रोग्राम के तहत नाजी ऑफिशियल हैड कंडेम, ठीक है, टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वर कंसीडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। ठीक है, तो उनको यहाँ पर क्या कर दिया जाता था
कि भाई इनको हमने दया मृत्यु दे दी है, ये लोग फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो इनका जीने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो रेसिस्ट यहाँ पर स्टेट था उसको इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद ज्यूस जो थे वो केवल अकेले नहीं थे जिनको अनडिजायरेबल यहाँ पर बोला जाता था, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जैसे जिप्सीज हो गए, ब्लैक्स हो गए, ठीक है। इनको भी यहाँ पर रेशियल इंफीरियर जो है वो यहाँ पर समझा जाता था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि who threatened to the biological purity of the superior higher race, they were widely persecuted, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर मारा गया था। फिर उसके बाद जो रशियंस थे, पोल्स थे, वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन एंड हेंस undeserving of any humanity. When Germany occupied Poland and part of Russia, captured civilians were forced to work as a slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग रशिया के थे, जो लोग पोलैंड वगैरह के थे, जब उन्होंने वहाँ पर अटैक किया तो उनके लोगों को बाहर निकाला, तो कई लोगों को यहाँ पर क्या है कि गुलाम बनाकर जो है वो काम करवाया जाता था। खाने पीने के लिए चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं थी, तो बहुत मेहनत करने की वजह से और भूख के चक्कर में यहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ यहाँ पर हो गई। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई नाजी जर्मनी में ज्यूज जो थे वो सबसे ज्यादा उन्होंने यहाँ पर सफर किया है ना, इसको बताइए क्यों। इन नाजी जर्मनी दे हैड बीन स्टीरियोटाइप, है ना, इनको स्टीरियोटाइप इस तरीके से किया गया था कि जीसस क्राइस्ट के ये किलर्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, यूसर्सर्स आपको देखने को मिलेंगे। यूसर्सर्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए कि इनसे कोई पैसा वगैरह आपने लोन लिया है तो ये लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट यहाँ पर लेते थे, है ना, इस वजह से इनको यूसर्सर्स जो है वो यहाँ पर कहा गया। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड, ठीक है। पहले उनको यहाँ पर क्या करते थे कि लैंड से हटा देते थे, है ना, घेटोस में भेज देते थे, फिर गैस चैम्बर वगैरह में ले जाकर इनको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता था। तो इस तरीके से क्या किया इन्होंने, पूरा का पूरा जो रेसिस्ट यहाँ पर स्टेट है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो ये पूरा का पूरा तरीका है। इतनी चीजें अगर आपको पता होंगी ना तो आप कोई सा भी आंसर यहाँ पर आए बहुत आसानी से उस चीज को जो है वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। Why did Hitler develop a hatred towards Jews, ठीक है। ज्यूस के टूवर्ड्स जो है वो हिटलर ने यहाँ पर हेट्रेड यहाँ पर क्यों जो है वो स्प्रेड किया, है ना, ये बताना है। अब यहाँ पर वही बात है कि नाजी जर्मनी में जितने भी अलग अलग रेस के लोग रहते थे, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस नहीं थे, सबको यहाँ पर परसिक्यूट यहाँ पर किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नाजी हेट्रेड ऑफ ज्यूस हैड अ precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. They had been stereotyped as a killer of the Christ and usurpers, ठीक है। तो वही मैंने आपको जो भी समझाया, इस वजह से यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि उनको जीसस क्राइस्ट का जो है वो ज्यूस को किलर माना जाता था। और ये लोग क्या करते थे कि लोन वगैरह पे हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज करते थे, इसलिए इनको यूसर्सस भी यहाँ पर कहा जाता था। Until the medieval time, Jews were barred from owning land. They survived mainly through the trade and money lending. They lived in the separately market areas called ghettos, ठीक है। तो उनको यहाँ पर अलग रखा जाता था। They were often persecuted through periodic organized violence, ठीक है, यही जो मैंने आपको अभी समझाया था। However, Hitler's hatred of Jews was based on the pseudo-scientific theories of the race, which held that conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination, ठीक है, कि भाई आप उसको छोड़कर किसी दूसरी यहाँ पर जो है वो रेस में आ जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। हम तभी उनको यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जब हम ज्यूस को पूरी तरीके से एलिमिनेट करेंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, उनके जैसे अगर आप देखोगे ना तो कई सारे जो मूवीज वगैरह होती थी, पोस्टर्स वगैरह होते थे, लीफलेट्स वगैरह होते थे, उसमें भी इनको बहुत बुरी तरीके से जो है वो स्टीरियोटाइप यहाँ पर किया जाता था। और इवन सिचुएशन तो ये भी हो गई थी कि जो ज्यूस थे ना, उनको ये लगता था कि जो हिटलर हमारे बारे में बोलते हैं, जो यहाँ पर लिखते हैं, वो शायद सही है ना। मतलब इस तरीके से किसी को इतना बुरा बोल देना कि उसको खुद ही लगने लग जाए कि हम खुद, हाँ भाई इतने बुरे हैं। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द नाजी आइडियाज ऑफ मदरहुड, ठीक है। मदरहुड के लिए नाजी का क्या आइडिया था, जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था ना कि हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो ये है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे होते थे, जैसे पूरी दुनिया में बात ये हो रही थी कि भाई महिलाएं और जो पुरुष हैं, ठीक है, वो सब समान हैं, उनको इक्वल राइट्स की बात हो रही थी। लेकिन जर्मनी में यहाँ पर क्या है कि ये बताया जा रहा था कि जो महिलाएं हैं वो मेन से टोटल यहाँ पर डिफरेंट हैं। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन दैट हैड बिकम अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। उनका कहना ये था नाजी जर्मनी में कि अगर हम ये इक्वलिटी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, इक्वलिटी नहीं है। और इससे क्या होगा कि अगर हम ये चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो इससे सोसाइटी जो है वो यहाँ पर खत्म होती हुई आपको दिखाई देगी। जैसे बॉयज़ के बारे में बोला जाता था कि भाई इनको एग्रेसिव होना है, मैस्कुलाइन होना है, स्टील हार्टेड होना है। गर्ल्स को बोला जाता था कि दे हैड टू बिकम अ गुड मदर एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि उनको एक रियल मदर बनना है
और जो यहाँ पर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होते हैं उन बच्चों को यहाँ पर जन्म देना है, ठीक है। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज, ठीक है। मतलब इनको क्या करना है कि जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी प्योरिटी को मेंटेन करना है ना, दूसरे लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखना है, दूसरी जो रेस लोग हैं जैसे ज्यूज वगैरह। फिर उसके बाद घर पे सब चीज़ें जो है वो अरेंज करनी है ना। अपने बच्चों को जो नाजी वैल्यूज़ हैं, जो नाजिज्म के यहाँ पर लेसन्स हैं वो यहाँ पर सिखाने हैं। दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, ठीक है। मतलब आगे जो भी यहाँ पर रेस आगे बढ़ेगी नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की, उनका पूरा का पूरा जो काम है वो महिलाओं को यहाँ पर करना है, इसलिए महिलाओं की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन एक बात ये भी समझना है कि जितनी भी मदर्स आपको नाजी जर्मनी में देखने को मिलती थी उनको इक्वली यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। आप ये चीज़ लिखेंगे, जो लोग यहाँ पर क्या करते थे कि रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को यहाँ पर जो वुमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, दे वर गिवन, मतलब आप यहाँ पर क्या करिएगा, जैसे वुमेन हु बोर रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक करेक्शन आप ये कर लो कि यहाँ पर ना अनडिजायरेबल नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, डिजायरेबल आएगा। सो बोला जा रहा है कि वुमेन हु बोर रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड, ठीक है। जो डिजायरेबल मतलब जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को यहाँ पर क्या करती थी, जन्म देती थी, ठीक है, उनको अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू कंसेशंस इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट एंड रेलवे फेयर्स, ठीक है। तो मतलब जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बच्चों को जन्म देती थी उस रेस के, तो उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता था, टिकट वगैरह पे कंसेशन वगैरह यहाँ पर मिलता था। तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती थी। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉस वर अवॉर्डेड, ब्रॉन्ज क्रॉस हो गया, ठीक है, 4 बच्चों के लिए, सिल्वर क्रॉस 6 बच्चों के लिए, गोल्ड क्रॉस 8 बच्चों के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा ऑनर क्रॉस, ये भी यहाँ पर अवार्ड दिया जाता था। ऑल आर्यन वुमेन हु डिविएटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड, ठीक है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि भाई आपको महिलाओं को इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको फॉलो करनी है। अगर उससे कोई भी डिविएट होता था, है ना, या अलग तरीके से वो काम करने की कोशिश करता था, तो उसको यहाँ पर पनिशमेंट वगैरह जो है वो दी जाती थी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर जो है ये मदरहुड के बारे में जो है वो नाजी जो आइडियाज़ थे वो यहाँ पर क्या थे, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द वेरियस टर्म्स यूज्ड बाय द नाजीज टू किल पीपल, ठीक है। जो यहाँ पर नाजीज थे, है ना, लोगों को मारने के लिए यहाँ पर किस तरीके के अलग अलग जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करते थे। तो नाजीज, या आपको पता ही होगा कि कभी भी इन्होंने किल या मर्डर वगैरह जो है अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो है इन्होंने कभी भी यहाँ पर यूज़ नहीं करी। मास किलिंग्स वर स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द ज्यूज, यूथेनेशिया फॉर द डिसेबल्ड, सिलेक्शंस एंड डिसइंफेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग शब्द होते थे, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पर होता था, है ना, ज्यूज के लिए फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर यूज़ किया जाता था, जो डिसेबल्ड लोग होते थे उनके लिए यूथेनेशिया यहाँ पर यूज़ किया जाता था, है ना, सिलेक्शंस एंड डिसइंफेक्शंस वगैरह, इस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग शब्द हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाते थे। गैस चैम्बर्स वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज, ठीक है, जो यहाँ पर गैस चैम्बर्स थे उनको डिसइंफेक्शन एरिया बोलते थे, है ना। लुक्ड लाइक बाथरूम्स, और यहाँ पर क्या है कि फेक शावर वगैरह जो हैं आपको देखने को मिलेंगे कि लोगों को ये लगेगा कि हम तो बाथरूम में जा रहे हैं, है ना, शावर लेने, लेकिन वहाँ पर क्या है कि सिचुएशन जो है वो गैस चैम्बर वाली आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। एक्सप्लेन वाई नाजी प्रोपोगंडा वॉज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अ हेट्रेड फॉर ज्यूज, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो नाजी प्रोपोगंडा था, ठीक है, उससे यहाँ पर किस तरीके से जो ज्यूज के खिलाफ यहाँ पर हेट्रेड यहाँ पर जनरेट करना था, क्रिएट करना था लोगों के मन में, दिल में, है ना, वो कैसे यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुल हुआ, इस बात को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। सो नाजीज आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स, है ना। मतलब जो भी यहाँ पर नाजी के आइडियाज थे लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से जो है वो चीज़ें बताई जाती थी। इन पोस्टर ग्रुप आइडेंटिफाई एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि कई जगह पर आप देखेंगे तो कई सारे पोस्टर्स वगैरह ऐसे होते थे जिसमें ज्यूज को इस तरीके से एनिमीज बताओ कौन है ना, इस तरीके से उनको मॉक किया जाता था। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजनरेट, ठीक है। जो सोशलिस्ट और लिबरल्स वगैरह थे उनको यहाँ पर क्या है कि थोड़ा कमजोर दिखाया जाता था। दे वर अटैक्ड एज अ मेलिशियस फॉरेन एजेंट, उनको ये बोल दिया जाता था कि भाई ये जो फॉरेन अलग अलग कंट्रीज है ना वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए इनको यहाँ पर क्या करती हैं कि प्रमोट करती हैं। प्रोपोगंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूज, द मोस्ट इन फेमस फिल्म वाज द इटर्नल ज्यू, ठीक है। तो इटर्नल जो ज्यू यहाँ पर एक मूवी थी, तो मूवीज वगैरह के तहत भी इसी तरीके की चीजें होती थी। स्कूल वगैरह में भी अगर आप देखोगे ना तो जो स्टूडेंट्स वगैरह होते थे
उनको यहाँ पर इसी तरीके के एग्जाम्पल दिए जाते थे ताकि जो अनडिजायरेबल लोग हैं, स्पेशली जो ज्यूज लोग हैं, उनको यहाँ पर टारगेट जो है वो यहाँ पर किया जाए। तो इस तरीके से ये प्रोपोगंडा जो है वो पूरी जगह पर फैले। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, ठीक है, दे वर सो विथ फ्लोइंग बियर्ड्स वियरिंग, है ना, फिर उसके बाद कैप्टन्स, ठीक है, वेयरएज इन द रियलिटी इट वाज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाते थे। दे वर रिफर्ड एज द वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट, देयर मूवमेंट वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स, ठीक है। तो मतलब उनको यहाँ पर क्या कर दिया, वर्मिन वो जानवर होते हैं जिनको अगर आप मार दोगे तो कोई आपको जेल वगैरह नहीं होने वाली, मतलब इनको मारने से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। Nazism worked on the minds of the people, tapped their emotions and turned their hatred and anger to those marked as undesirable, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि लोगों की भावनाओं के साथ, लोग जिस तरीके की बातें सोचते थे, लोगों के दिमाग के साथ यहाँ पर जो है इनका प्रोपेगेंडा यहाँ पर काम करता था, और उनके सपोर्ट को ये लोग क्या करते थे कि इस तरीके से यहाँ पर ये जीतना चाहते थे, और इस तरीके से लोगों को अपने फेवर में इन्होंने यहाँ पर किया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके के जो है वो बार बार एग्जामिनेशन वगैरह में आते रहते हैं, इसलिए इस चीज को समझना जो है वो जरूरी है ताकि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो दिया है कि हाउ डिड वी नो अबाउट द नाजी क्रूरलिटीज एंड हॉलोकॉस्ट, ठीक है। तो नाजी जो क्रूरलिटीज थी, है ना, जो भी उन्होंने यहाँ पर चीजें करी थी और जो भी वहाँ पर लोगों के साथ उस टाइम पर जो अत्याचार यहाँ पर किए गए उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। सो इट वॉज ओनली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, व्हेन जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, लोगों को इसके बारे में पता चला। पहले क्या होता था कि चीज़ें जो है ना मीडिया वगैरह के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो जो नाजी पार्टी है ना, जो हिटलर है, उनका कंट्रोल होता था। तो वो जो चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहते थे मीडिया वगैरह में, वही चीज़ें निकल कर सामने आती थी। इन सब चीज़ों के बारे में पूरी दुनिया को पता नहीं था, वो तो बाद में पता चला। द इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ बियर विटनेस and to preserve the documents can be seen in many ghetto and the camp inhabitant who wrote diaries, kept notebook and created archives, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस टाइम पीरियड पर जो भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, जो घेटोज वगैरह में लोग रहते थे, है ना, उन्होंने डायरीज वगैरह मेंटेन करी थी, डॉक्यूमेंट वगैरह किए। हिटलर ने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया था, उनके जो भी यहाँ पर पार्टी वर्कर्स थे सबको बोल दिया गया था कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सब जला दो। लेकिन कई सारी चीज़ें जो है वो हमको यहाँ पर बचती हुई देखने को मिली, है ना। कई सारे आर्काइव्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जिनमें इन हॉरर्स के बारे में जो है वो चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। द मेमोरी ऑफ द होलोकॉस्ट लाइव ऑन द मेमोयर्स, फिक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये वर्ल्ड है, WORLD, ठीक है, वर्ल्ड टुडे। तो आज के टाइम पीरियड पर कई सारी चीज़ों में जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। These are a tribute to those who registered it and embarrassing reminder to those who collaborated and a warning to those who watched in the silence, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि ये जो होलोकॉस्ट वगैरह है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोगों के लिए मैसेज हैं, उन लोगों को रिमेंबर करने के लिए, ट्रिब्यूट के लिए जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है, और आगे के लिए वार्निंग भी है कि भाई भविष्य में अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। और उनके लिए यहाँ पर क्या है कि एक वार्निंग आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोग साइलेंस थे, मतलब चाहते तो वो लोग बातचीत करके यहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने उस टाइम पर जो है वो आवाज़ उठाई नहीं तो इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल यहाँ पर किया जा सकता था। जैसे उसमें एक पोएम वगैरह भी आपको दी हुई है ना, कि पहले वो लेने के लिए आए लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, क्यों, क्योंकि मैं जो है वो यहाँ पर ज्यूस नहीं था, है ना। इस तरीके से कई सारी चीज़ें जो है वो बताई। फिर वो मुझे लेने के लिए आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई बचा ही नहीं था, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द रेशियल यूटोपिया ऑफ द नाजीज। रेशियल जो यहाँ पर यूटोपिया था नाजीज का, वो यहाँ पर क्या है। यूटोपिया बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करना जहाँ पर सब चीज़ क्या है कि बहुत अच्छी है ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम यूटोपिया कहते हैं। अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स रेशियल आइडल, जिनोसाइड एंड द वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉर के टाइम पीरियड पर जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन अगर आप जर्मनी में भी यहां पर देखेंगे तो जिनोसाइड आपको एक बड़े स्केल पर देखने को मिलता था। ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्स्ड टू जर्मनी, पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू बी ऑक्यूपाइड बाय द एथनिक जर्मन्स ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपाइड यूरोप, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब इन्होंने पोलैंड वगैरह के ऊपर अटैक किया, तो पोलैंड वगैरह के ऊपर अटैक करने के बाद वहां पर जो पोलिश लोग थे, जो पोल्स थे, उनको बोला गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़कर चले जाइए, हम लोग यहाँ पर रहेंगे
और हमारे द्वारा जो यहाँ पर प्योर रेस वाले जो लोग आपको देखने को मिलते थे उनको हम यहाँ पर जो है वो स्टेब्लिश करेंगे। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, ठीक है, जो घेटोस वाला पार्ट है उनको रूल करने के लिए जनरल गवर्नमेंट थी। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द इंपायर, मतलब कि उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो वो किसका डेस्टिनेशन था, जितना भी इंपायर वगैरह था उसका आपको देखने को मिलेगा। मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया, ठीक है, वर मर्डर्ड इन अ लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, मतलब जो भी लोग यहाँ पर पॉलिश लोग थे उसमें से कई लोग इंटेलिजेंट थे, है ना, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही थी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उन लोगों को यहाँ पर मर्डर जो है उनका कर दिया जा रहा था, है ना, ताकि जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर ना पड़े। फिर उसके बाद जो भी पॉलिश चिल्ड्रन थे जो कि यहाँ पर आर्यंस की तरह यहाँ पर दिखते थे, ठीक है, उनको क्या करते थे कि उनकी जो मदर होती थी उनसे स्नैच कर लिया जाता था और फिर यहाँ पर क्या होते थे कि उन बच्चों को जो है वो एग्जामिन करवाया जाता था रेस एक्सपर्ट से, है ना, कि देखो कि भाई ये जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है उस रेस का ही आपको देखने को मिल रहे हैं या नहीं। इफ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेस्ड इन द जर्मन फैमिलीज एंड इफ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन द ऑर्फनेज वर मोस्ट पेरिश, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि कई सारे लोग थे अलग अलग, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या होता था कि आप ये कह सकते हैं कि जो लोग थे, है ना, जो बच्चे यहाँ पर वो टेस्ट को पास करते थे उनको जो यहाँ पर जर्मन आर्यंस फैमिली होती थी उनको यहाँ पर हैंड ओवर कर देते थे, अगर वो टेस्ट फेल हो जाते थे तो उनको ऑर्फनेज यहाँ पर भेज दिया जाता था। विद सम ऑफ द घेटोस एंड गैस चेंबर्स द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व एज द किलिंग फील्ड्स ऑफ द ज्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि गैस चेंबर्स वगैरह तो थे ही, लेकिन कई सारे लोग जो यहाँ पर जनरल गवर्नमेंट में रहते थे, घेटोस में रहते थे, गरीबी में अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते थे, उनकी सिचुएशन भी जो थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, है ना। तो इस तरीके से ये लोग अपना लाइफ वहाँ पर स्पेंड करते हुए आपको देखने को मिल रहे थे। तो ये था एक रेशियल यूटोपिया जो यहाँ पर क्या था, डिस्क्राइब द रेशियल यूटोपिया ऑफ द नाजीज। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ डिड जर्मनी कम आउट ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन, है ना। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है ये मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया, कैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप डावेस प्लान जो है इसके बारे में बात करेंगे। अमेरिका ने इंटरवीन किया हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन में एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डावेस प्लान विच रिवर्क द टर्म्स ऑफ रिपार्टेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द जर्मन्स, ठीक है। तो इसमें लोन्स वगैरह के तहत जो है वो जर्मनी की मदद करी गई ताकि जो यहाँ पर इनको पैसे वगैरह देने हैं उन सब चीज़ों को आसानी से ये लोग प्रोवाइड कर सकें। इट वॉज अ प्लान बाई अ चार्ल्स जी डार्विन डेविस एन अमेरिकन बैंकर हु पुट फॉरवर्ड अ प्लान टू हेल्प जर्मनी बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द यूएसए, कि यूएस क्या करेगा, जर्मनी को लोन्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करेगा और उसके बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि जो यूएस है वो जर्मनी की मदद करेगा और वहाँ पर जो महंगाई वगैरह हो गई है उन चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ये प्लान जो है वो कुछ टाइम के बाद फेल हो गया क्योंकि जो वहाँ पर आप शेयर मार्केट वगैरह देखेंगे वो कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से जो पैसे यहाँ पर यूएसए के पास होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत बड़े स्केल पर देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, लेवेंश्रम यहाँ पर क्या है ना, व्हाट इज द मीन्ड बाय लेवेंश्रम। सो हिटलर की आइडियोलॉजी यहाँ पर ये कहती थी कि लेवेंश्रम का बेसिक तो मतलब पहले ये होता है कि लिविंग प्लेस, हाँ, जो लिविंग स्पेस होता है उसी को हम यहाँ पर लेवेंश्रम जो है वो कहते हैं। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उनका मानना ये था कि भाई हमें अगर अपना सेटलमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है तो हमें नई टेरिटरीज जो हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री while enabling the settlers on the new land to retain the intimate link with the place of their origin, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम नए टेरिटरीज को यहाँ पर एक्वायर करेंगे तो जो मदर कंट्री है ना, जैसे अब जर्मनी यहाँ पर पोलैंड पर अटैक कर रहा है तो पोलैंड का एरिया जर्मनी में मिल जाएगा, तो जर्मनी जो मदर कंट्री है उसका एरिया बढ़ेगा। इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड पावर्स ऑफ द जर्मन नेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जगह भी मिल रही है, आसपास का जो यहाँ पर एरिया है वो भी मिल रहा है और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं उन चीज़ों का भी जर्मनी यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा। तो इसलिए लेवेंश्रम वाला जो आइडिया यहाँ पर था वो इस केस में यहाँ पर था कि टेरिटरी जो है वो यहाँ पर मिलती रहनी चाहिए और उसी से यहाँ पर क्या होगा कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो पर्टिकुलर मदर कंट्री जो आपको हिटलर यहाँ पर जर्मनी वाला आपको देखने को मिलते हैं तो उनके एरिया को हम यहाँ पर एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लेवेंश्रम का आइडिया आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के 27 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ठीक है। 27 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर मिल सकते थे वो मैंने यहाँ पर ऐड किए जो पूछे गए हैं और साथ ही साथ मैंने इसमें ना कुछ जो क्वेश्चंस यहाँ पर पेपर में आ सकते हैं वो भी यहाँ पर किया और हर एक क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या चैप्टर में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा
ताकि मैं उन चीज़ों को देखूं, और अगर उन चीज़ों को मैं वहाँ पर अगले अपने वीडियो में यहाँ पर आंसर कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगा, ताकि आपको ना उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और आई होप आपको एक अच्छा डिस्कशन यहाँ पर मिला होगा, क्योंकि वन शॉट रिवीजन भी हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए हैं, टेस्ट पेपर भी हो गया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो गया है, और एक ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं या भविष्य में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका भी डिस्कशन मैंने आपके साथ यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो लोग अपना पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो हिंदी माध्यम में कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंटेंट होता है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह यहाँ पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इन फ्यूचर यहाँ पर वीडियोस आती हैं उनकी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर कर लें, और उनको एक आइडिया यहाँ पर मिल जाए कि पेपर में जो सवाल यहाँ पर आएंगे वो किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे मिलूंगा, और आई होप जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है वो सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।